ठीक है, तो अब खुद देखो बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बोथ आर हैलोजन। इसका हाइड्राइड होता है HF, इसका हाइड्राइड होता है HCl। बोल रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है जबकि ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, ऐसा क्यों? तो सीधा सा लॉजिक है कि भैया HF के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, लेकिन HCl के मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं हो रहा है, सीधा सा। तो अब देखो, और ऐसा होता क्या है, पूरा रीजनिंग जरा समझिए इसका। देखो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ना। तो HF के मॉलिक्यूल के बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि HCl का मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो वही हाइड्रोजन बनाते हैं जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट तो होंगे, ऐसा नहीं है, बट ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, बराबर। यहाँ पे चलेगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो HCl के मॉलिक्यूल आपस में कैसे अट्रैक्टेड है, डाइपोल डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एक तरह का वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि HF के मॉलिक्यूल कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग बॉन्ड है HF के मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्लोज होंगे, और मॉलिक्यूल क्लोज कहाँ होते हैं, लिक्विड में। ये बॉन्ड वीक है तो HCl के मॉलिक्यूल कहाँ होंगे, दूर दूर। दूर दूर कहाँ होते हैं, गैस में, इसलिए HCl गैस है। समझा, ठीक है, कि HF के मॉलिक्यूल बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, HCl गैस। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही लाइन लिखना है, because in HF intermolecular hydrogen bonding takes place while in HCl there is no intermolecular hydrogen bonding। 3 नंबर का पूछा या 4 नंबर का पूछा तो आप इसको खूब एक्सप्लेन करिए फिर, ठीक है, जितना आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पे कि HF के मॉलिक्यूल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि HCl के मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है। डाइपोल डाइपोल एक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर ये स्ट्रांग अट्रैक्शन है तो सारे HF के मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाएंगे, और हम जानते हैं मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं लिक्विड स्टेट में, जबकि HCl का अट्रैक्शन ही वीक है, तो HCl के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं गैस। समझा, तो उसको एक्सप्लेन बढ़ा चढ़ा के भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछेगा बेटा ऑक्सीजन फैमिली से। ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वाटर, और वाटर रूम टेम्परेचर पे किस फिजिकल स्टेट में होता है, लिक्विड। और इसका हाइड्राइड है H2S, और ये होता है गैस। बहुत ही बुरी स्मेल होती है H2S गैस की, ऐसा अगर आप प्रैक्टिकल करोगे लैब में जाके तो इसको हमेशा लैब के बाहर ही रखा जाता है, और वहां जाके इसको पास करना होगा, सड़े हुए अंडे की तरह महकती है, ठीक है। तो H2 और H2S, ठीक है, तो H2O लिक्विड होती है और H2S क्या होती है बेटा, गैस। तो सेम रीजन एक्सप्लेन करोगे ना यहाँ पे भी, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में आपस में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जबकि H2S में डाइपोल डाइपोल। सेम रीजन आएगा, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, सेम चल जाएगा। चलिए आइए, तो ये पहले एक एप्लीकेशन हो गया ये वाला। अच्छा अगला देखिए, अब जरा हम बात कर लेते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो आप पहले क्या देखते हो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, तो लिख दिया भले यहाँ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बॉइलिंग पॉइंट जब भी देखना होता है, मेरी बात सुनो बहुत आराम से। बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करना है, सबसे पहले अपन लोग चेक करेंगे टाइप ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। अब दिमाग लगाओ बेटा, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, दूसरे मॉलिक्यूल में वैन डर वाल, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का। पहले चेक करेंगे टाइप ऑफ अट्रैक्शन, अगर टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया, इफ टाइप ऑफ अट्रैक्शन, हमने वैन डर वाल पढ़ाया देखा था, अट्रैक्शन आर सेम, जो वैन डर वाल फोर्स का ऑर्डर होता है वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, बताया था। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। हालांकि कुछ बुक्स में इसको आप लिखते भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मोलर मास से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बट अगर मोलर मास भी सेम हो गया, यस इस मोलर मास आर सेम, अगर मोलर मास भी सेम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब इसी को अगर लगाए यहाँ वाला कि दोनों पॉइंट मैंने पढ़ा दिया है वैन डर वाल में, बस रिवीजन दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास HF है, HCl है,
HBr है और HI है, ठीक है। और मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे, इसको जरा भूलो डायरेक्ट यहीं से उठाओ क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, लगातार मोलर मास बढ़ रहा है भाई, हाइड्रोजन तो 1 ही ग्राम का है, अभी 18 ग्राम का, ये 35.5 ग्राम का, ये 80 ग्राम का, ये 127 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब मोलर मास क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो यही होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इधर चलने पर मोलर मास बढ़ रहा है। बट बिल्कुल सेम ऑर्डर होता है, बट HF का HI से भी ज्यादा हो जाता है, यानी HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि HCl में डाइपोल डाइपोल, HBr में डाइपोल डाइपोल, HI में डाइपोल डाइपोल। अब देखो HF को देखते हमने समझ लिया कि भैया इनके मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी यहाँ पे भी डाइपोल 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 डाइपोल। तो अगर पहला पॉइंट देखो, टाइप ऑफ अट्रैक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको थोड़ा साइड में लो पहले, ठीक है, तुम भैया सबसे ज्यादा, ठीक है, तुम हाइड्रोजन बॉन्ड हो। अब ये तीनों क्या है, वॉन्डरवॉल, सब डाइपोल डाइपोल, यानी अब सब वॉन्डरवॉल हैं, तो इनमें मोलर मास देखेंगे, ऐसे ही सेम क्वेश्चन वाटर में आएगा, H2O, H2S, H2SC, H2T, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड। तो अब बोल रहा भैया बताइए जरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो चलो, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कैसे चिपकेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ भैया O से जुड़ा हुआ H है, तो इनके मॉलिक्यूल तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्टेड होंगे, जबकि यहाँ पे FOH जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी डाइपोल 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 डाइपोल। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ अट्रैक्शन में ये एकदम स्ट्रांग हो गए, हाँ इनकी जीत हुई, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बजे ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, इनको मोलर मास से निपटा दो, कि मोलर मास तुम्हारा सबसे ज्यादा है, तुम आ जाओ पहले, फिर H2SC, फिर H2S, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। समझ में आया क्या, ये आपका हो गया बेटा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बात आती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम होता है, इसको समझना है तो एक क्वेश्चन समझते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बताइए कौन ज्यादा वोलाटाइल है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा वोलाटाइल। जो देखो, जो वोलाटाइल होगा वो जल्दी से उबल जाएगा, ठीक है, जल्दी से, तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तुम हाईली वोलाटाइल हो, बहुत जल्दी उबल जा रहे हैं। तो जो बहुत शांत होते हैं हमारे जैसे लोग, लो वोलाटाइल होते हैं, बात समझा। तो हाईली वोलाटाइल लिक्विड जो जल्दी से उबल जाए, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और लो वोलाटाइल का मतलब जो उबल ही नहीं रहा, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, ठीक है। अब बताइए, अब हम लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिएगा, ये हमने ले लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बहुत ध्यान से समझिएगा, और यहाँ हमने लिया पैरानाइट्रोफिनॉल। बोल रहा बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका कम, ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। चलिए, ऑर्थो पैरा जानते ही होंगे, ग्रुप के रिस्पॉन्डिंग सब आईयूपी से थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा ना, ठीक है। चलिए, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका कम, फिर सारी कहानी वहीं से हो जाएगी। अब देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कई सारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल होंगे, तो अगले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का अगर सैंपल है मेरे पास, तो कई सारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए होंगे, हाँ, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गई होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझिएगा अच्छे से, हाँ, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ये सब आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इनमें आपस में अगर मैं बोलूं ये वाला अट्रैक्शन, ये, तो ये है आपका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अकेले में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन अपने अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, उसके साथ वंडर वाल फोर्स, ठीक है। अच्छा, जरा पैरानाइट्रोफिनॉल देखिए, पहला मॉलिक्यूल उधर बनाता हूं, थोड़ा जगह चाहिए मुझे समझाने के लिए। देखिए, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बेचारा अकेले आपस में तो नहीं बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड, बट अपने अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ बड़े आराम से बनाता है, कैसे, ये देखो, इसका अगला मॉलिक्यूल, और ध्यान समझिए, ये देखिए क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे पैरानाइट्रोफिनॉल वाले आपस में
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहे हैं, ठीक है। और ये खुद में तो इंट्रा है बट दूसरे के साथ नॉर्मल वन डर वॉल है, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल की जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से अट्रैक्टेड है थ्रू वन डर वॉल, और पैरा नाइट्रोफिनॉल की मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड थ्रू हाइड्रोजन। कौन सा अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा? अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो मुझे पैरा नाइट्रोफिनॉल के इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके मॉलिक्यूल सेपरेट होगा। तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि यहाँ पे तो दो, ये देखो समझो ऐसा कुछ हुआ है बेटा, जैसे मैं मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मेरा अगला मॉलिक्यूल इधर भी इधर, मुझे इधर से भी किसी ने पकड़ लिया है, इधर से भी किसी ने पकड़ लिया, यही हालत है इसका, ठीक है। ऊपर ने भी पकड़ा, इधर भी पकड़ा है, तो मैं दोनों तरफ से बंध गया हूं, तो मुझे अपने आप को छुड़ाना मुश्किल होगा। लेकिन सोचो अगर मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, ये है इंट्रा मॉलिक्यूल, हाथ बांध के खड़ा हो अपने में, जब दिल किया खोल दिया, बात समझा क्या? तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ मुझे कम टेम्परेचर देना है, बट मुझे इधर से भी किसी ने जकड़ लिया, इधर से जकड़ लिया, तो यह है इंटर, मुझे छुड़ाना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा। तो यही हाल हुआ है पैरा में, यहाँ पे हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे क्या हो गया बेटा, सारे मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ एक मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है, बट वो अगले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, अगले के साथ वो क्या बनाया, वन डर वॉल, और वन डर वॉल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसका ये अट्रैक्शन तोड़ना हमारे लिए आसान है, इसका ये आसानी से वेपराइज हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे उबल जाएगा, उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जल्दी उबलेगा, जल्दी उबलेगा तो क्या होगा आपका, हाई वोलेटाइल या लो वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल लिक्विड, जल्दी उबल गया, और वो लेस वोलेटाइल जो आसानी से उबल नहीं रहा है। आया समझ में? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल डाउट है या ठंडी लगेगी? चलो कोई नहीं, ठंडी का मौसम ठंडी लगेगी। वोलेटाइल का मतलब बेटा, अब हिंदी बताऊं, कोई नहीं आता पता नहीं क्या बोलते बेटा, जो जल्दी से उबल जाए उसको वोलेटाइल बोलते हैं। अब तो क्या बोलो, हिंदी मुझे नहीं पता वोलेटाइल का क्या मतलब, नहीं बेटा, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ऐसा लो, वोलेटाइल लिक्विड को मैं इंग्लिश में डिफाइन कर सकता हूं, हिंदी में नहीं कर पाऊंगा। वोलेटाइल लिक्विड, द लिक्विड हैज मोर टेंडेंसी टू इवापोरेट, जिस लिक्विड की इवापोरेट होने टेंडेंसी ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी इवापोरेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, हाईली वोलेटाइल। लो वोलेटाइल, जो इवापोरेट होना ही नहीं पसंद कर रहा है, उबल ही नहीं रहा है, उसको लो वोलेटाइल। अभी समझा कि नहीं? चल, तो इतनी बात हो गई बेटा, आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक खत्म हो गया, समझा? अब अपने को जो पढ़ना है बेटा वो है गैस लॉ। अब यहां से आपका गैसियस स्टेट स्टार्ट हो रहा है, गैस लॉ। अब यहाँ बेटा मुझे 4 लॉज पढ़ने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, जिसमें 2 हमने सम बेसिक कांसेप्ट में पढ़ा रखा है पहले भी, गै-लुसैक एंड एवोगाड्रोस, ठीक है। चलिए पहला है आपका बॉयल्स लॉ, मेरी बात समझिएगा। अब स्टेट्स ऑफ मैटर का सच में स्टार्टिंग हुई है, गैस लॉ आ गया। अरे वो भी था इसका क्वेश्चन, तो वहां से भी आते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने यहाँ पढ़ा है ना, अब मैं केमिकल बॉन्ड चैप्टर में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब वहां पे आप बुक में देखोगे फिर भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दिया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के हाँ कुछ नए एप्लीकेशन आएंगे उसको बता दूंगा, बट टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे 2 साल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में कवर कर दिया। दूसरा अपने को पढ़ना है बेटा, बात मत करें। तीसरा आपका गै-लुसैक लॉ, और चौथा आपका एवोगाड्रोस लॉ। चलो ध्यान दो, बात बंद करो, बॉयल्स लॉ पे बात करते हैं यहाँ, और आई थिंक 10 मिनट सफिशिएंट है बॉयल्स लॉ के लिए। देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए, अभी आसान से बिल्कुल कठिन होता जाएगा टॉपिक आपके लिए। बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, गैस के लिए लगाते हैं, बट कोई भी गैस पे ये नियम लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए 3 कंडीशन हो, यानी कोई भी गैस अगर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तभी साहब ने जो बात बोली है उसी गैस के लिए लगता है। मतलब क्या, पहला गैस शुड बी आइडियल, बॉयल्स का नियम जो होता है रियल गैस पे नहीं लगता, आइडियल गैस पे। अब देखो आइडियल गैस तो इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, आइडियल गैस क्या होती है बेटा, ऐसी गैस जिनके मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता। सब मैं बता रहा हूँ कि क्या है, कहीं कहीं बातें कोई सच नहीं है,
पहले बताओ, केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसे बकवास ही है कि बट पढ़ाना पड़ता है, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, एजम्पशन है बेटा ये सब, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एजम्पशन है। जो आइडियल गैस होते हैं उनमें बहुत सारे, कम से कम अगर बोलो 20-22 पॉइंट है, बट काम के कितने हो गए मुश्किल से 8 से 10 पॉइंट, जिसमें हम केवल यहाँ पे केवल 2 पॉइंट बोलेंगे आपको, और बाकी जो बच जाएंगे वो केटीजी में पढ़ाऊंगा आपको। तो क्या बोल रहा है बॉयल्स, क्या बोल रहा, गैस शुड बी आइडियल। थोड़ी सी अभी इतनी बात समझ लो कि आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता, ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना ही एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है। और दूसरी रियल गैस में अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, ठीक है। दूसरा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल होता है। अब बता, गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, निग्लेजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए, और रियल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कंफ्यूजन, हालांकि मैं सब बेसिक कंसेप्ट में भी ये बात को आपको समझाया था कि बच्चों के डाउट आता है कि ये 2 अलग अलग गैस है, कुछ गैस आइडियल होती होंगी, कुछ गैस रियल होती है। ऐसा बिल्कुल सच्चाई नहीं है, हर गैस आइडियल है, हर गैस रियल है। एक कंडीशन चेंज करो वही गैस आइडियल बन जाती है, दूसरे कंडीशन पे वही सेम गैस रियल गैस तरह बिहेव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल है। आप समझो ये कंटेनर, छोटा सा कंटेनर है, बहुत ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात, मैं क्या बोला, आइडियल गैस का, चलो बड़ा है तो वाला समझो, ये कंटेनर रखा है आपके हिसाब से, मैं क्या बोला, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल होता है, नहीं इतना छोटा होता है कि हम छोड़ देते हैं, बहुत कम। तो अगर सोचो कि ये एक गैस मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको इस कंटेनर में रखूं तो क्या ये कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इस कमरे के कंपैरिजन में? आप बोले ना, ठीक है। चलो, तो क्या अगर इस कंटेनर में मैं इस गैस के मॉलिक्यूल को रखूंगा तो मैं इसके वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बराबर। तो इस कंटेनर के अंदर ये गैस रियल है, अब इसी गैस को इस कमरे में रखा, अब क्या हुआ, अब इस कमरे के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम निग्लेजिबल है, अब इसी कमरे में आती यही गैस आइडियल है, समझा? सेम गैस आइडियल है, सेम गैस रियल है, बस कंडीशन चेंज करिए, परेशान मत होइए, ऐसे मस्तिष्क पे रेखाएं मत लाइए, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या है आइडियल, ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें करेंगे, बट यहाँ पे 2 बातें समझ लीजिए कि आइडियल गैस वो मॉलिक्यूल गैस होते हैं जिनके मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट करते हैं, बस बाकी कहानी भूल जाओ। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी फिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी फिक्स्ड, मतलब कहने का मतलब क्या कि ना तो गैस अंदर आ रही है कंटेनर के, ना तो कंटेनर से बाहर। एक बार गैस को बंद भर के बंद कर दिया तो बीच में खोलना मत, नहीं, बॉयल्स लॉ अप्लाई, ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं लगा पाओगे, जब तुमने भरा तो चलो बॉयल्स लॉ लगाए, चलो एक बार खोल के देख लेते, ठीक है, खोला नहीं ढक्कन, खत्म बॉयल्स लॉ, क्यों, थोड़ी सी गैस स्केप कर गई, अब P1 V1 सब चेंज हो गया, क्योंकि कुछ गैस बाहर निकल गई ना, तो प्रेशर आपका अब वो नहीं रह जाएगा जो तुम सोच रहे थे। तो क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी फिक्स्ड, यानी कंटेनर में ना तो गैस अंदर आ रही, ना तो कंटेनर से गैस बाहर, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। तीसरा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, और कोई भी प्रोसेस बेटा जहां टेम्परेचर नहीं बदलता, कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम बेटे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर किसी प्रोसेस दौरान टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। अगर किसी प्रोसेस के दौरान प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, आइसोबारिक। और अगर किसी प्रोसेस दौरान बेटा वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। सब हम सब पढ़ेंगे, अभी के लिए आइसोथर्मल समझा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉयल्स बोलता है कि अगर कोई भी गैस इन तीनों चीजों को फॉलो करेगी, गैस आइडियल हो, उसकी क्वांटिटी फिक्स हो और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ऐसे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है उस गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बात समझा क्या? यानी अगर कोई गैस आइडियल है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा K अपॉन V, बराबर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं PV इक्वल टू K, यानी कांस्टेंट K क्या है आपका, कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। बात आती है सर ये कांस्टेंट है क्या, चलो इस कांस्टेंट तुमको मिलवाता हूं।
कि K की वैल्यू क्या है। आइए देखिए, अपने को पता है बेटा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन को हम तीसरे लेक्चर में डेरिवेट करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन अभी सबको पता होगी PV इक्वल टू एनआरटी, बराबर ना। डेरिवेशन करने का सवाल ही पैदा नहीं, तो सब जानते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। हमने सम बेसिक कांसेप्ट में इसका यूज करके बताया था कि 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी का 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, परेशान मत हो, अभी के लिए याद कर, ठीक है, डेरिवेट करेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा बताइए, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी आपके लिए नया है। आर जो है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं अलग अलग यूनिट में। इसकी जूल में बेटा वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। इसकी लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। और इसकी कैलोरी में वैल्यू होती है 1.98, हिसाब से लगा लेता हूं, 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। तो आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर गैस के लिए आर की वैल्यू जूल में यही होती है, तो चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे अमोनिया, कोई भी गैस, तभी नाम पड़ा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्स में पाई जाने वाली हर गैस के लिए वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। जूल में हर गैस की आर की वैल्यू इतनी होती है, चाहे जो भी गैस हो। लीटर एटमॉस्फेयर में इतना होता है और कैलोरी में इतना होता है। ये कैसे आया है, जब मैं ये आपको डेरिवेशन करूंगा तीसरे लेक्चर में, तो प्रूव करके बताऊंगा ये आया कैसे। अभी के लिए याद करो। हाँ बेटा, कैलोरी में 2 कैलोरी, वो एग्जैक्टली 1.98, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2 लिख के काम करेंगे अपना, ठीक है। चलो इसका भी शॉर्ट में बताऊंगा कि इसको 0.0821 कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको भी बताऊंगा, इसको 25/3 लिखा करूंगा, ठीक है। इसको भी 12/9 लिखा करूंगा, वो सब बताएंगे बाद में। अभी के लिए याद कर लो, यूजीसी का मतलब क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है जो हर गैस के लिए, दुनिया में पाई जाने वाली हर गैस के लिए आर की वैल्यू जूल में ये, लीटर एटमॉस्फेयर में ये, और कैलोरी में ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? कांस्टेंट वैल्यू हुई, तो ये भी हो गया कांस्टेंट। अच्छा, तुमने गैस की क्वांटिटी फिक्स की है क्या? क्वांटिटी फिक्स है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? कांस्टेंट। अपने को ये इक्वेशन लानी है। चलिए, तो b को नीचे ले आता हूं। p इक्वल टू क्या, मैं इसको nRT इंटू 1/v लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना आराम से, सिंपल मैथमेटिक है, ठीक है। आइए, ये कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट ही होगा। अरे ये भी कांस्टेंट, ये भी है, तो यही तो है ना। इसी को तो मैं लिख रहा हूं, p इक्वल टू k/v, समझा? k का मतलब nRT, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो k का मतलब हो गया nRT, समझ में आया? न्यूमेरिकल कैसे करेंगे बॉयल्स का? न्यूमेरिकल यहां सॉल्व नहीं होगा। फॉर न्यूमेरिकल बॉयल्स का अगर आपको सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए होगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बॉयल्स के सारे न्यूमेरिकल इससे उड़ जाएंगे आपके। P1V1 इक्वल टू P2V2। बस पहचानना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या कांस्टेंट टेंपरेचर है। कांस्टेंट टेंपरेचर बोला तो बॉयल्स लगाना, कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा तो चार्ल्स लगाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा तो गैलोसाइक लगा देंगे। बात समझा क्या? हालांकि बॉयल्स और चार्ल्स से 90% क्वेश्चन, गैलोसाइक और अवोगाड्रो से क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, जो हमने सम बेसिक कांसेप्ट में किए थे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई आपको? पहले इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ग्राफ बताना, पीवी ग्राफ, ठीक है। इतना आप रिवीजन करके आइए, जितना मैंने पढ़ाया। बोलो सब नोट्स में, सब कुछ नोट्स में।